हेलो स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास का बैंकिंग एवं कराधान चैप्टर में जो है कर यानी कि टैक्स के बारे में जो है चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि यह टैक्स होता क्या है, टैक्स किसके द्वारा लगाया जाता है, टैक्स क्यों लगाया जाता है और ये टैक्स का जो है सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से जो है टैक्स लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में जो है आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। मैं हूं परमानंद पटेल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल PN पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं कि टैक्स जो है होता क्या है। जैसे आपको पता है कि सरकार जो है हमारे सुविधाओं के लिए बहुत सारे जन कल्याणकारी योजना चलाती है। जैसे आप छोटा सा एग्जांपल लीजिए, आप अपने पंचायत के बारे में सोचिए। आपके ग्राम पंचायत में बहुत सारे कार्य जनता की सुविधा के लिए जो है करवाया जाता है। उदाहरण के तौर पे आपके गांव में गली में जो है कंक्रीटीकरण का कार्य करवाया जाता है, आपके गांव तक जो है पहुंच मार्ग बनाया जाता है, लाइट की व्यवस्था की जाती है, साथ में पानी के लिए जो भी व्यवस्था किया जाता है। ये पूरा का पूरा कार्य जो है एक पंचायत को, एक स्थानीय संगठन को जो है सौंपा जाता है, परंतु इसके लिए राशि कहाँ से प्राप्त होती है? कुल मिलाकर के राशि तो गवर्नमेंट के द्वारा ही दी जाती है। जिस प्रकार से एक पंचायत स्तर में जो है छोटे छोटे कार्य कराए जाते हैं पब्लिक की सुविधा के लिए, जनता की सुविधा के लिए, वैसे ही संगठन जब बड़ा होता जाता है, जैसे ग्राम पंचायत के बाद जो है नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, उसके बाद एक राज्य। तो ये पूरा जो है जन कल्याणकारी करने के लिए जो है, लोगों को सुविधा देने के लिए जो है अलग अलग जो है निकाय बनाया गया है और ये सभी सरकार के द्वारा जो भी जन कल्याणकारी चलाए जाते हैं उनको जो है ये सुचारू रूप से संचालित करते हैं। तो ये इतने सारे जो जन कल्याणकारी करवाए जाते हैं, ये सब के लिए जो है राशि की आवश्यकता होती है। तो अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भाई सरकार के द्वारा जो है ये इतना राशि हमको उपलब्ध कराया जाता है, तो सरकार के पास भी कोई इनकम सोर्स होना चाहिए, उसका कमाई का साधन होना चाहिए। तो उसका जो है कमाई का साधन होता क्या है? वैसे तो सरकार के पास इनकम के लिए बहुत सारे साधन होते हैं, जिसमें से एक जो है टैक्स भी है, कर। तो ये टैक्स क्या 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 हो सकते हैं? तो कुछ टैक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक होता है बिक्री कर, जिसको हम बोलते हैं सेल टैक्स। कक्षा 8वीं और 9वीं में आप इससे संबंधित प्रश्न हल कर चुके हैं कि यदि हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो सामान का अगर मूल्य जो है मान लेते हैं आपका जो है कितना है, 1000 रुपए है, और उस 1000 रुपये का सामान जब आप खरीदते हैं तो उसमें यदि 1% जो है सेल टैक्स लग रहा है, यानी कि बिक्री कर लग रहा है, तो 1% टैक्स का क्या मतलब हुआ कि 100 रुपये का सामान आप यदि खरीदते हैं तो आपको 1 रुपया जो है गवर्नमेंट के खाते में आपको देना होगा। ये कहलाता है सेल टैक्स या फिर बिक्री कर। तो 100 रुपया के पीछे जो है कितना हुआ, 1 रुपए, तो 1000 के पीछे कितना हो जाएगा, 10 रुपए। यानी कि जिस वस्तु का मूल्य जो है 1000 रुपए है, उसको आपको लेने के लिए 1010 रुपए जो है देना होगा। उसके बाद आप उस सामान को लिख सकते हो, जिसमें से 10 रुपया जो है गवर्नमेंट के खाते में जाएगी, सरकार के खाते में जाएगी। ये कहलाता है आपका बिक्री कर। एक कर यहां पर और लिखा गया है सेवा कर, हम जिसको बोलते हैं सर्विस टैक्स। तो ये सर्विस टैक्स किस प्रकार का होता है, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के आपको समझाने का प्रयास करता हूं। सर्विस टैक्स मतलब यदि आपको कोई कार्य करने के लिए जो है ज्यादा समय लग रहा है, ज्यादा मेहनत लग रहा है, उसको आपको आसान करने के लिए लोगों के द्वारा जो है कुछ सर्विस प्रदान किया जाता है और उस सर्विस के बदले में आपसे जो है कुछ छोटा सा राशि जो है लिया जाता है, वो कहलाता है आपका सर्विस टैक्स। उदाहरण के तौर पे देखिए, यदि आपको जो है रेलवे में जो है टिकट बुकिंग करना है, आपको रेलवे का टिकट बुक करने के लिए हो सकता है
आप अपने घर से जो है 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर की दूरी में जा करके रेलवे स्टेशन में जो है आपको रेल की टिकट खरीदना होगा। अब देखिए इसमें होगा क्या कि आप 50 या 100 किलोमीटर की दूरी जाने के लिए आप जो है 100 या 200 रुपए खर्च करेंगे। मान के चलिए 200 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। साथ में उतने दूर को जाने और आने और वहां पर टिकट बुक करने के लिए जो आपको समय लगेगा करीबन 5 से 6 घंटे लग जाएंगे। कुल मिलाकर के 5 से 6 घंटे लगाने का मतलब एक दिन आपका समय बर्बाद हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका एक दिन का समय साथ में 200-300 रुपया और जो आपको देना पड़ रहा है, यदि उसको किसी तरीके से आपके लिए थोड़ा सा आसान कर दिया जाए तो उसके बदले जो है आपसे कुछ राशि लिया जाएगा। कौन लेगा? जैसे अब ये जो है रेलवे स्टेशन जा करके टिकट बुक करने के बजाय यदि उसी कार्य को हम ऑनलाइन करते हैं, इंटरनेट के जरिए करते हैं, तो होगा क्या कि आप घर बैठे जो है ऑनलाइन टिकट जो है बुक कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक कर लेते हैं तो इससे आपका जो एक दिन का समय जो बर्बाद हो रहा था वो आपका बच जाएगा। साथ में वहां तक जाने और आने का जो खर्च लग रहा था 300-400 रुपए वो भी आपका बचेगा। चूंकि ये ऑनलाइन बुक करने टिकट बुक करने के लिए जो सुविधा प्रदान करने वाली है, यानी कि जो ऐप है, जो जिस एप्लीकेशन के द्वारा, जिस सॉफ्टवेयर के द्वारा आप जो है इसको टिकट को बुक कर रहे हैं, वो जो है आपको एक सुविधा दे रहा है, इसलिए बदले में आपसे जो है कुछ रुपया जो है वो ले लेता है। मान लेते हैं उसके लिए जो है परसेंटेज के आधार पर ले लिए, आपसे आपका 2% ले लिया। कौन? जो सर्विस उपलब्ध करा रहा है वो। दूसरा, आपका जो है पेमेंट किस माध्यम से उनके पास जाएगा, उसके लिए होता है पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे का मतलब आपके खाते से राशि जो है निकलेगा और संबंधित के संस्था में जो है वो राशि जो है जाएगा। तो जिस माध्यम से ये राशि का यहाँ से आहरण होता है और वहां पर राशि जो है जमा होती है, इसको बोला जाता है पेमेंट गेटवे। तो इसके लिए भी आपसे कुछ चार्ज लिया जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें जितने भी सिस्टम जुड़े होते हैं, चूंकि आपके काम को आसान कर रहे हैं, आपके समय को बचा रहे हैं, आपके पैसे को बचा रहे हैं, तो इसके बदले में आपसे कुछ टैक्स के रूप में जो है कुछ राशि जो है ले लेते हैं। उसी को बोला जाता है आपका सेवा कर या फिर सर्विस टैक्स। और ये जो है आपका जो मेहनत था, आपका जो समय था और जितना राशि आपका खर्च हो रहा था उसकी अपेक्षा जो है काफी कम होता है। जैसे आपका 300 से 400 रुपये जो है एक्स्ट्रा खर्च हो रहा था, एक दिन का समय बर्बाद हो रहा था, तो उसके बदले मुश्किल से आपके 50 या 100 रुपये जो है ये सर्विस टैक्स के रूप में जाने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपको अतिरिक्त सुविधा दिया जाता है और उसके बदले में जो है कुछ राशि आपसे लिया जाता है, वो कहलाता है आपका सर्विस टैक्स। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो इस चैप्टर के लिए मेन टॉपिक है वो है आपका आयकर। ये आयकर क्या होता है? आयकर जो है किसी भी व्यक्ति से, किसी संस्था से, किसी कंपनी या उद्योग से एक निश्चित राशि कमाने के बाद गवर्नमेंट जो है उसमें टैक्स लगाती है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, खुद का जो है कोई कंपनी चलाते हैं, कोई उद्योग धंधा चलाते हैं, तो गवर्नमेंट जो है एक राशि निश्चित करके रखी है कि इतने राशि तक, मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूं 2 लाख रुपए। यदि आपका वार्षिक इनकम जो है 2 लाख रुपए तक है तो उसमें जो है गवर्नमेंट आपको टैक्स में रिलैक्सेशन दे देती है, उसमें आपको टैक्स देना नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप 2 लाख रुपए से जो है आगे जो है अपना इनकम बढ़ाते हैं तो गवर्नमेंट जो है वहां पर एक निश्चित परसेंट जो है आपसे टैक्स के रूप में ले लेती है। चूंकि ये टैक्स आपके इनकम पर लगाया जाता है, आपके आय पर लगाया जाता है, इसीलिए इसको आयकर या फिर इनकम टैक्स कहते हैं। तो ये आयकर या इनकम टैक्स जो लगाया जाता है कि गवर्नमेंट को कैसे पता चलती है कि इस व्यक्ति का जो है आय इतना है, तो इसके लिए जो है सरकार के द्वारा
एक संस्था बना करके रखा गया है जो कि लोगों का इनकम कितना है इसको देखती है और उसके आधार पर जो है उनसे टैक्स वसूलती है। ये विभाग होता है आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो होता है, आयकर विभाग जो होता है, इन्हें कैसे पता चलता है कि फलाने व्यक्ति का इनकम जो है सालाना इतना रुपए है? तो आप इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जब आप जो है किसी भी बैंक में अपना खाता खुलवाने जाते हैं, अकाउंट ओपन करने जाते हैं, तो वहां पर जो है आपसे आपके एड्रेस के लिए प्रूफ मांगा जाता है, एड्रेस प्रूफ, और साथ में जो है आपको पैन कार्ड मांगा जाता है। एड्रेस प्रूफ के तौर पे हम दे देते हैं आधार कार्ड और साथ में मांगता है पैन कार्ड। तो आधार कार्ड तो आप अच्छे से समझते हैं, लेकिन ये पैन कार्ड क्या होता है आइए बताता हूं। पैन बोलने से जो है PAN, इसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, स्थायी खाता संख्या। तो ये जो है पैन नंबर आपसे मांगा जाता है। ये पैन नंबर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो है किसी व्यक्ति को जारी किया जाता है। जैसे ही आप अपना जो है पैन कार्ड बनवाते हैं तो आयकर विभाग के द्वारा आपकी पूरी जानकारी ली जाती है, जैसे आपका फोटो, आपका सिग्नेचर, आपका आधार कार्ड, आपका डेट ऑफ बर्थ को प्रूफ करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट, आपके एड्रेस को प्रूफ करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट। यानी कि जब आप पैन कार्ड बनवाते हैं तो आयकर विभाग के द्वारा जो है आपका पूरा बायोडाटा जो है वो रख लेता है और उसके बाद आपको एक स्थायी अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर आपको जारी कर दिया जाता है। वही पैन कार्ड लेकर के जब आप बैंक जाते हैं और बैंक में आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो और सिग्नेचर के साथ आपका अकाउंट जो है ओपन कर दिया जाता है। अब जो है जितना जानकारी आपने आयकर विभाग में दिया था वो सारा का सारा जानकारी आपने बैंक में दे दिया। अब जो है आप अपना जो भी व्यवसाय करते हैं, जो भी काम धंधे करते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, प्राइवेट जॉब में हैं, खास करके अगर गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब में हैं तो आपका जो है जितना भी सैलरी आता है, मासिक वेतन जो आता है, आपके अकाउंट नंबर में, आपके खाता में जो है जमा किया जाता है। जैसे ही आपके खाते में जमा होता है तो उस पैन कार्ड के जरिए आपका इनकम जो है आयकर विभाग को शो हो जाता है, जिससे पता चल जाता है कि आपका जो है वार्षिक आय इतना है। और वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस व्यक्ति का इनकम जो है, जो निर्धारित सीमा है उससे कम है तो आप पर टैक्स नहीं लगाया जाता। लेकिन जैसे ही पता चला कि आपका जो है इनकम उस निर्धारित क्राइटेरिया से अगर अधिक होता है तो आपके ऊपर जो है टैक्स लगाया जाता है। तो ये पैन कार्ड के थ्रू जो है पता चल जाता है उन्हें कि आपका इनकम जो है, सालाना इनकम कितना है, आप पर टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, अगर टैक्स लगना है तो कितना प्रतिशत टैक्स इनको लगाना है। ये हो गया। दूसरा, यदि कोई उद्योग धंधा वाला है, कोई व्यवसाय करने वाला है, तो उनके लिए जो है कैसे पता चलता है, तो उनके लिए जो है आयकर विभाग पैन नंबर जारी करती है, TAN, जिसको हम बोलते हैं टेम्पररी अकाउंट नंबर। ये टेम्पररी अकाउंट नंबर जो होता है प्रायः कोई संस्था को दिया जाता है। टेम्पररी इसलिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लो आप जो है शिक्षा विभाग में हैं, आपको तो नहीं बोलना चाहिए, आपके पिताजी मान लो शिक्षा विभाग में हैं और शिक्षा विभाग में जो है उनका वेतन विकासखंड शिक्षा अधिकारी, जिसको हम बोलते हैं BEO, के द्वारा जारी होता है। तो वहां पर जो है उस विकासखंड शिक्षा अधिकारी का जो है एक टैन नंबर होता है, उससे शो होता है कि आपके द्वारा कितने लोगों को और कितना अमाउंट जो है जारी किया गया है। क्योंकि वो विकासखंड शिक्षा अधिकारी जो है वो स्थायी तो होते नहीं हैं, वो जब तक उस पद पर बने हुए हैं तब तक ये टैन नंबर उनके लिए है। जैसे ही वो जो है ट्रांसफर हो जाता है या रिटायरमेंट हो जाता है, दूसरा कोई आता है, तो वही टैन नंबर जो है उनको प्रदान किया जाता है। इसीलिए इसको बोला जाता है टेम्पररी अकाउंट नंबर। ये किसी एक व्यक्ति के लिए स्थायी नहीं होता, उस संस्था के लिए जो स्थायी होता है। अब यहाँ पर इसी के आधार पर जो है, अच्छा, एक
और एक होता है कि व्यवसाय जो व्यवसाय करते हैं उनके लिए एक 3 नंबर जनरेट किया जाता है। उस 3 नंबर के थ्रू जो है उनके इनकम का जो है पता चलता है। तो कुल मिलाकर के जो है चाहे आप गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, दुकानदारी हो या फिर कोई उद्योग धंधा करते हैं, तो कुल मिलाकर के आयकर विभाग के द्वारा कुछ ना कुछ ऐसा जो है आपको एक डॉक्यूमेंट या कोई एक नंबर जारी किया जाता है, जिसके थ्रू जो है उन्हें पता चल जाता है कि आपका वार्षिक आय कितना है। ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं कि ये जो है जब आयकर विभाग को पता चल जाता है, चाहे वो पेन नंबर के थ्रू, चाहे 10 नंबर के थ्रू, चाहे 3 नंबर के थ्रू, तो अब ये जो है कब लगाया जाता है, कितने दिनों के लिए ये इनकम की गणना किया जाता है। तो इसके लिए जो है हम एक वित्तीय वर्ष का गणना करते हैं। तो एक वित्तीय वर्ष बोलने से हमारा जो है नया साल जो मनाते हैं प्रायः जनवरी को, 1 जनवरी को जो है नया साल मनाते हैं, लेकिन यहाँ पर वार्षिक लेखा जोखा की बात जब आती है तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक ये कहलाता है हमारा वित्तीय वर्ष। और आय, किसी भी व्यक्ति की आय के लिए गणना करना हो या आयकर की गणना करना हो तो एक वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच जो है किया जाता है। अब ये जो आयकर दिया जाता है वो कितना होगा, कितने तक जो है छूट रहता है, किसके बाद जो है कितना दिया जाता है। तो आपके पुस्तक में जो प्रश्न आपको मिलेंगे वहां पर जो है किसी में 1.5 लाख तक जो है टैक्स नहीं लगेगा, किसी में 2 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा। ये अलग अलग दिया हुआ है। ये इसलिए है क्योंकि आपकी किताब जो है काफ़ी दिनों से वही जो है चैप्टर चल रहा है, तो समय समय में जो है ये इनकम टैक्स का जो स्लैब होता है ये चेंज होता रहता है, इसलिए अलग अलग दिया गया है। तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लेकर के चलते हैं। मान लेते हैं आपका जो है छूट कितना है, 1.5 लाख रुपए तक का छूट है। तो ऐसे में क्या करेंगे कि एक पूरे वर्ष में जो है उस व्यक्ति का टोटल आय यानी कि इनकम कितना है उसकी हम गणना कर लेते हैं। गणना करने के बाद यदि 1,50,000 रुपए तक अगर छूट है तो इतने तक का जो है टैक्स की गणना नहीं किया जाता। और मान लो ये 1.5 लाख से लेकर के 3 लाख तक है तो आपका 10%, 3 लाख से 5 लाख है तो 20%, 5 लाख से ऊपर है तो 30%। इस प्रकार से अलग अलग जो है उसका क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है। ये देखा गया है कि जिसका इनकम जितना ज्यादा होता है उसके लिए टैक्स का जो स्लैब होता है वो भी बढ़ता जाता है। जैसे 1.5 से 3 लाख के लिए 10%, 3 लाख से 5 लाख के लिए 20%, पर 5 लाख से और ऊपर है तो उस कंडीशन में 30%। यानी कि इनकम बढ़ने के साथ साथ आपका जो टैक्स का जो परसेंटेज होता है वो भी बढ़ता जाता है। यहां पर जो है आयकर की गणना करते समय शुरुआत में जितना छूट दिया जाता है वो तो अच्छी बात है, इसके बाद और क्या क्या आयकर में छूट दिया जाता है उसको भी हम देख लेते हैं। आयकर में और जो छूट दिया जाता है प्रायः दान की राशि, दान की राशि में जो है आपको छूट दिया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री राहत कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष, इनमें यदि आप दान करते हैं तो 100% वो कर से जो है मुक्त है, उसमें जो है इनकम टैक्स नहीं लगाया जाता। जैसे उदाहरण के तौर पे जो अभी जो कोरोना का जो टाइम था, कोरोना के समय जो है यदि आप प्रधानमंत्री राहत कोष में या मुख्यमंत्री राहत कोष में अगर कुछ राशि हम जमा कर देते तो उसमें जो है गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स नहीं लगाया जाता था। जैसे वृद्धाश्रम है, आप वहां जाकर के दान कर रहे हैं तो कुछ में ऐसा होता है कि 50% जो है आयकर से मुक्त होता है और कुछ ऐसे होते हैं जो 100% जो है कर से मुक्त रहते हैं। तो यहाँ पर जो है ये आयकर में जो छूट दिया जाता है दान की राशियों पे प्रायः दिया जाता है। इसके बाद जो है आयकर में और जो छूट होता है कि भाई आप जो है हमारे देश में रहते हैं, यहाँ काम करते हैं, चूंकि हमने जो है एक निश्चित सीमा निर्धारित किया है कि 1,50,000 रुपए तक आपको हम टैक्स नहीं लगाएंगे। अब इसके बाद मान लो आपने दान किया तो उसमें भी हम आयकर में आपको छूट प्रदान कर देंगे। लेकिन
कुछ ऐसे भी कंडीशन होते हैं कि आप जो है अपना बचत करना चाहते हैं, कुछ चीजों में निवेश करके रखते हैं, तो उसमें भी आयकर में छूट दिया जाता है। उदाहरण के तौर पे एलआईसी, एलआईसी बोलने से भारतीय जीवन बीमा निगम, ये जो है यहाँ पर आप एक वित्तीय वर्ष में जितना राशि जमा करते हैं उसमें जो है आपको आयकर से छूट दिया जाता है। यूलिप में जमा, ये भी एक प्रकार का जो है बचत वाला भी है, इसमें भी जमा करते हैं एक वित्तीय वर्ष में, तो जितना जमा करेंगे आयकर में छूट मिलेगा। सामान्य भविष्य निधि, जैसे गवर्नमेंट जॉब यदि कोई है तो आपका जो भी सैलरी होता है उसका कुछ परसेंट काट करके जो है गवर्नमेंट जमा कर लेती है और उतना ही राशि अपने से देती है। ये भी इनकम को जो है लोगों को जो है बचत को प्रोत्साहित करने के लिए ये फंड दिया जाता है। तो ये सामान्य भविष्य निधि में भी जितना राशि जमा होता है वो भी टैक्स से छूट रहता है। होम लोन, मान लेते हैं आप जो है अपना घर बनाना चाहते हैं और घर बनाने के लिए आपने लोन ले रखा है, तो लोन लेंगे तो उसका जो है निश्चित रूप से हर साल जो है आपको किस्त जमा करना होगा। तो वो जो किस्त की राशि जमा करते हैं जितना, उसमें भी टैक्स नहीं लगाया जाता। बच्चों के लिए शिक्षण शुल्क, अगर आप अपने बच्चों को जो है पढ़ा रहे हैं तो उनके पढ़ाई के लिए जो ट्यूशन फीस दिया जाता है स्कूल में, वो जो है कर से मुक्त होता है, उसमें भी टैक्स में हमको छूट दिया जाता है। एफडी में जमा, ये एफडी में जमा का मतलब अगर आप जो है फिक्स डिपॉजिट में रख देते हैं अपना पैसा सावधि जमा खाता में, तो लेकिन इसके लिए एक शर्त होता है, इसमें एफडी में जो भी राशि जमा करेंगे उसमें टैक्स नहीं लगेगा, पर एक बंधन होता है कि कम से कम 5 साल आप उस जो एफडी को तोड़वा नहीं सकते। समूह बीमा, परिवार कल्याण में जमा, तो यहाँ पर ये जो बहुत सारे दिए गए हैं जिनका मैं नाम यहाँ पर लिख दिया हूँ, इनमें अगर आप जमा करते हैं और अपना बचत करना चाहते हैं तो ये टैक्स से फ्री होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि कुछ व्यक्ति जो है ज़्यादा होशियार होते हैं, तो वो सोचते हैं कि मान लो 5 लाख रुपए जो है उसका सैलरी है, कितना है 5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए तो ऐसे ही छूट कर दिया गवर्नमेंट, तो बचा कितना 3.5 लाख रुपए। अब ये 3.5 लाख रुपए में से जो है इसमें जो है दर्शा दिए कितना 1.5 लाख रुपए। अब 1.5 लाख रुपए भी इसमें जमा कर दिए तो यहाँ पर आपका कितना बच गया 2 लाख रुपए। अब ये 2 लाख रुपए में जो है आपको जो है टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर होता क्या है कि लोग जो है थोड़ा ज्यादा अमाउंट जो है बचत करने के चक्कर में इसमें जमा कर देते हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला गया है कि ये जो जितना यहाँ पर कंडीशन बताया गया है, इसमें जितना भी आप जमा करेंगे उसमें अधिकतम जो है 1 लाख रुपए तक का छूट दिया जाता है। जैसे यहाँ पर निवेश कितना कर दिया 1.5 लाख रुपए, तो 1.5 लाख रुपए निवेश कर देंगे तो उस कंडीशन में आपको 1.5 लाख छूट नहीं दिया जाएगा, केवल 1 लाख रुपया जो है छूट दिया जाता है। लेकिन यही निवेश अगर आप जो है 90,000 कर पाते हैं तो उस कंडीशन में आपको केवल 90,000 ही छूट दिया जाएगा। कहने का मतलब आप ये जो जमा कर रहे हैं उसमें या 1 लाख, दोनों में जो कम हो वो आपको छूट दिया जाता है। अगर 1 लाख से ज्यादा जमा कर लिए तो छूट मिलेगा 1 लाख, यदि आपने कम जमा किया मान लो 90,000 तो आपको छूट कौन सा दिया जाएगा 90,000 का छूट दिया जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा कि आपने एक वित्तीय वर्ष में टोटल कितना इनकम था वो पता कर लिए, कौन कौन सा दान की राशि दिए उसको जो है आप इनकम में घटा दीजिए, कौन कौन सा छूट आपको मिल सकता था निवेश के लिए उसको भी आपने क्या कर दिया घटा दिया। उसके बाद जो है फिर हम आयकर की गणना करते हैं। तो आयकर की गणना के लिए जैसे बताया गया 1.5 लाख रुपए तक या 2 लाख रुपए तक छूट रहता है। उसके बाद आपके निवेश में छूट को निकाल लेंगे, उसके बाद जो राशि बच जाता है वो कहलाता है आपका कर योग्य राशि। वो जो कर योग्य राशि रहता है उसी में जो है आपका टैक्स लिया जाता है, जिसमें अलग अलग परसेंटेज निर्धारित होते हैं। 1.5 लाख से 3 लाख 10%, 3 लाख से 5 लाख 20%, 5 लाख से ऊपर 30%, इस प्रकार से लिया जाता है और हम आयकर की गणना करते हैं। आयकर की गणना करने के बाद जनरली ये देखा जाता है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो है सबसे ज्यादा पैसा जो लगाया जाता है वो है एजुकेशन पे, तो उसके लिए जो है अतिरिक्त राशि की आवश्यकता पड़ती है। तो जितने भी टैक्स देने वाले होते हैं उनका इनकम टैक्स निकाल लिया जाता है और उसमें जो है 3%
शिक्षा उपकर अतिरिक्त निकाला जाता है। तो आपका जितना भी टैक्स बनता है उसमें 3% और निकालेंगे और उस इनकम टैक्स का 3% लेके फिर से उस टैक्स में जोड़ देते हैं और जितना राशि आएगा वो आपको जो है गवर्नमेंट को देना होगा। ये कहलाएगा आपका आय कर। यदि जैसे बताया गया था कि जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाता है वैसे वैसे जो है हम क्या देख रहे हैं कि टैक्स का स्लैब भी बढ़ता जा रहा है। तो इसी के आधार पर जो है यदि किसी व्यक्ति का कर योग्य आय यदि 10 लाख से अधिक हो जाता है तो उस कंडीशन में जो है अधिभार देना पड़ता है, जिसको सरचार्ज बोलते हैं या अधिभार बोलते हैं। तो ये जो है 10% आपका जो भी इनकम टैक्स बन रहा है उसका 3% शिक्षा उपकर और 10% अधिभार निकाल करके आपके टैक्स में जोड़ दिया जाता है और इस प्रकार से जो है उतना इनकम टैक्स आपका बनता है। तो इस प्रकार से जो है इनकम टैक्स के बारे में एक सामान्य परिचय जो है आप लोगों को बता चुका हूं, शायद समझ में आ गया होगा। यदि इसमें और कुछ छूट गया हो या कुछ समझ में नहीं आया हो तो जब हम क्वेश्चन जो है हल करना शुरू करेंगे तो आपको वहां पर जो है और क्लियर समझ में आ जाएगा। लेकिन इसमें किसमें छूट मिलता है ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा और उसके बाद फिर क्वेश्चन जब हल करेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कुछ जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होते हैं उसमें ये पेन नंबर क्या है, 10 नंबर क्या है, वित्तीय वर्ष क्या होता है, ये पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे आप जो है अपना थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे। तो इस प्रकार से जो है ये टैक्स यानी कि कर पर जो इंट्रोडक्शन वीडियो है यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।